Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. बात करते हैं आपके स्पॉटिंग एरर्स की। आपके क्वेश्चन सीरीज चला रखे हैं 100 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं स्पॉटिंग एरर्स की। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक का। आर यू रेडी गाइज? तो बात करें डिजिटल वेंचर्स क्या है आपके लिए। डिजिटल वेंचर्स आपको देता है एआई स्टडी प्लानर, जहां आप अपनी पर्सनलाइज्ड जर्नी बना सकते हैं सक्सेस की। आपको स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, वीडियो कोर्सेज, डिटेल्ड प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट मॉड्यूल, टारगेट ट्रैकिंग, सब आपको यहाँ मिलता है। आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं 30+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 3400+ क्वालिटी क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। कंप्लीट यूपीएससी सीडीएस के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे, उससे अलग आपको कंप्लीट ओटीए नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश जीएस मैथ्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री मिलते हैं सारे विद एनालिसिस, ठीक है। और डेली क्विजेस मिल जाती हैं, करंट अफेयर्स के न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको मिलती हैं। ये सब कुछ आपको मिलता है डिजिटल वेंचर्स में। तो डे 6 आज आपका है और क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक का हम डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो और बताओ क्या आंसर होगा। वन ऑफ दैम इज अ चेन स्मोकर बट नन ऑफ हिज लंग्स इज इन्फेक्टेड। क्या आंसर होगा बताइए। चलें शुरू करते हैं। वन ऑफ दैम इज अ चेन स्मोकर, ये जो वन होता है इसके बाद प्लस करके जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन वो प्लूरल होगा और वर्ब कैसी होगी, वो सिंगुलर होगी। ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि नाउन जो होता है ना, वो ये तो होता है बच्चों, यहाँ लिखा गया पूरा नाउन एंड प्रोनाउन, ये होता है होल, और ये उसका होता है पार्ट। अब पार्ट क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो पार्ट सिंगुलर होता है। वैसे भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन यहाँ आता है, दिस वन, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही तो होगा, क्योंकि ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो वन ऑफ दैम यानी कि ऑफ के बाद आने वाला यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होगा। तो वर्ब हमेशा वन के अकॉर्डिंग आएगी। वन सिंगुलर है तो इज बिल्कुल सिंगुलर है, बिल्कुल सही लिखा गया है कि वन ऑफ दैम इज अ चेन स्मोकर बट नन ऑफ हिज लंग्स इज इन्फेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं। देखो, जब आपको वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं प्रोनाउन में, तो आपको पढ़ाया जाता होगा नीदर। नीदर का यूज हम करते हैं फॉर टू, सिर्फ दो के लिए जब नेगेटिव, ठीक है। नन का यूज हम कब करते हैं, नन का यूज हम करते हैं मोर देन टू के लिए। ईदर का यूज हम करते हैं फॉर टू। अंतर क्या हुआ, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये चॉइस के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं बोध की बात करूं तो बोध भी दो के लिए होता है, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात कर देता हूँ लाइक एवरीवन, तो एक किसकी बात करते हैं, इट्स टॉकिंग अबाउट द ऑल, सब की बात कर रहा होता है, ठीक। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने देखा नन ऑफ हिज लंग्स इज इन्फेक्टेड, ठीक है। अब बॉडी में जो लंग्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कितने हैं, टू हैं, दो। दो के लिए हमारे पास पहले से वर्ड है नीदर, तो नन नहीं आएगा। करेक्ट आंसर होगा नीदर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी इसलिए कंफ्यूज कर देते हैं कि हम ग्रामर जब मिलाते हैं तो वो हमें गलत नहीं लगते। हम देखेंगे वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, यहाँ तक सही है। और चेन स्मोकर सही लिखा गया, बट कंजंक्शन है। नन का मतलब नेगेटिव हो गया, ऑफिस लंग्स इज इन्फेक्टेड। तो अगर हम ये नंबर ना पता हो कि कितनों के लिए कौन सी चीज़ लगाई जाती है, तो हम इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर होगा नीदर ऑफ हिज लंग्स इज इन्फेक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। John has taken care to compliance with norms so the experts so he expects the proposal to be approved without delay। ये आंसर क्वेश्चन होगा, करिए भाई, ये क्वेश्चन होगा, इसे करिए अब दिस वन। तो John has taken care to compliance with norms so he expects the proposal to be approved without delay। देखो, जॉन हमारा सब्जेक्ट होगा, हैज़ यहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा होगा, और टेकन यहाँ आपका मेन वर्ब है, जिसे हम कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करता है। तो जॉन हैज़ टेकन केयर टू,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टू, अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम सबको पता है कि जिन वर्ड्स के साथ में ANC या ENCE लगा हो ये हमेशा नाउन होते हैं। तो टू कॉम्प्लाइज नहीं होगा, टू कॉम्प्लाई होगा। कॉम्प्लाई का मतलब होता है टू ऑबे। तो जॉन हैज टेकन केयर टू कॉम्प्लाई टू ऑबे विद नॉर्म्स, ठीक है। तो टू कॉम्प्लाई विद नॉर्म्स, सो ही एक्सपेक्ट्स द प्रपोजल टू बी अप्रूव्ड विदाउट डिले। तो उससे लगता है कि चीज़ें टाइम से हो जाएंगे। तो यहाँ कॉम्प्लाई आएगा, कॉम्प्लाइंस यानी कि नाउन नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि केयर फॉर व्हाट, केयर टू कॉम्प्लाई विद नॉर्म्स, की नॉर्म्स को पूरा करने के लिए उसने कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ आपका कॉम्प्लाई लगेगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी बैक्टीरियम इफ इट एंटर्स ह्यूमन बॉडी कैन अडेप्ट टू द ऑर्गेनिज्म इन विच इट लिव्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए बच्चे क्या आंसर होगा। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ये भी देखेंगे। दिस बैक्टीरिया कैन affect ह्यूमन बॉडी। हमने एक सेंटेंस लिखा, दिस बैक्टीरिया कैन अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, ठीक है। बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा नाउन और एडजेक्टिव को मिला के बनाया गया है। जैसे नाउन में हम देखते हैं कुछ इरेगुलर नाउन्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो RIUM पे खत्म होते हैं और हम उनका प्लूरल ऐसे रिया करके बना देते हैं। जैसे वर्ड होता है DATUM, अरे वर्ड होता है ऐसे लिख दें BACTERIUM, बैक्टीरिया। तो आंसर क्या होगा, हमने कह दिया आंसर होगा बैक्टीरिया। आपने कहा हर्बेरियम, आंसर क्या होगा, आंसर होगा हर्बेरिया। ऐसे विवेरियम विवेरिया होगा, ठीक है। तो आप जितने भी रियम वाले वर्ड्स होते हैं रिया करके, वैसे यूएम वालों को ए करके बना देते हैं। जैसे डेटम होता है, अगर मैं इसको पूरा करूं तो डेटम होता है तो उसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल डेटा बन जाता है। तो यूएम को ए में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो रियम को हमने रिया में चेंज कर दिया, यूएम को ए में चेंज कर दिया, वो आप निकाल सकते हो। तो ये कुछ इरेगुलर आपके क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, रेगुलर नाउन्स होते हैं, तो इनके साथ में बातें आती हैं। अब क्वेश्चन लिखा गया कि जो बैक्टीरियम है वो सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है। तो एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो एवरी बैक्टीरियम बिल्कुल सही लिखा गया है, क्लियर है। अब इफ क्या है, कंजंक्शन है, तो देखो बैक्टीरियम सिंगुलर है तभी तो हम इट लगा रहे हैं यहाँ पे। फिर हमने लिखा एंटर्स, ये नाउन वर्ब सिंगुलर होगी। कहाँ एंटर करता है, ह्यूमन बॉडी। एंटर के बाद जब कोई चीज़ फिजिकल चीज़ होती है तो इन और इनटू नहीं लगाती है। जैसे आप ऐसे लिखो, राम एंटर्ड द क्लास, ठीक है। राम एंटर्ड इन या इनटू द क्लास नहीं होगा। मतलब आप कभी भी एंटर्ड के साथ इन या इनटू नहीं लगा सकते जब वहाँ फिजिकल सराउंडिंग्स लिखी हो, जैसे क्लास है, ह्यूमन बॉडी है, पार्क है, तो वहाँ आप इन या इनटू का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस हो सकता है, राम एंटर्ड इनटू अ न्यू एग्रीमेंट। ये है, राम एंटर्ड इनटू अ न्यू एग्रीमेंट। ये हो सकता है कि राम ने एंटर्ड किया किसमें, इनटू अ न्यू एग्रीमेंट, नए एग्रीमेंट में। तो ये आप कर सकते हो कि राम एंटर्ड इनटू अ न्यू एग्रीमेंट, ठीक है, ये हो सकता है। तो हमने कहा राम एंटर्ड द क्लास, बिल्कुल सही है। यहाँ इनटू आ सकता है क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो आप देख सकते हैं वो फिजिकल नहीं है, मतलब इट्स नॉट फिजिकल कि वो कोई क्लास है, वो कोई हॉल है या वो कोई ह्यूमन बॉडी है। तो इसलिए आप याद रखना कि अगर यहाँ ह्यूमन बॉडी है तो इन या इनटू नहीं आएगा, इसमें कन्फ्यूज ना हो। एंड कैन, और क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी कैन अडेप्ट, इट एंटर्स एंड कैन अडेप्ट व्हाट बच्चे, टू द ऑर्गेनिज्म इन विच इट लिव्स, हर उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें वो जीता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एवरी के बाद नाउन सिंगुलर आता है। उसके लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ भी मैंने सिंगुलर लिखा है, वर्ब भी सिंगुलर है। यहाँ मैं फिर से इट सिंगुलर लिख रहा हूँ, लिव्स सिंगुलर लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं वहाँ कोई चेंज नहीं कर सकता, वो बिल्कुल सही लिखा गया। अब क्वेश्चन ये, फिर इसमें गलती क्या है, गलती ये है, आपने पढ़ा होगा कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, उनके बाद में हमेशा
ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया तो कोई बात नहीं है, नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ता है, उनके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं पहले वर्ब लिख देता हूँ कौन कौन सी होती है। एंजॉय, अवेल, प्रेजेंट, एब्सेंट, अडेप्ट। ठीक है, ये कुछ वर्ब होती हैं। एक हो गया पॉइजन एंड रिकंसाइल। ठीक है, इनके बाद में आपको हमेशा ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अगर है तो ठीक, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। कैसे लगेगा वो हम करके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। जैसे हम यहाँ 2 एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे आप, आपने कहा कि मोहन enjoyed the movie a lot। मोहन enjoyed the movie a lot। enjoy करा किसको, मूवी को, तो ये क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट मिल गया, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर मैं दूसरा सेंटेंस कुछ ऐसे लिखूं, मोहन enjoyed a lot, मानो मैं लिखूं मोहन enjoyed a lot। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि मोहन ने इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया, तो आप कहेंगे कुछ नहीं पता क्या इंजॉय किया, लेकिन ये पता चला एक एडवर्ब है अलॉट, बहुत मजे किए। तो इसका मतलब इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मोहन एंजॉयड, यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वो होगा आपका हिमसेल्फ। ठीक है, तो मोहन एंजॉयड हिमसेल्फ अलॉट होगा। अगर मोहन की जगह कोई लड़की होती तो हरसेल्फ आ जाता, और मोहन और राम होते तो दैम सेल्फ आ जाता। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो ऐसा हमें करना पड़ता है। तो इट कैन एडेप्ट क्या होगा, किसको अडेप्ट करता है, खुद को। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको इटसेल्फ। क्या लिखेंगे, इटसेल्फ लिखेंगे। तो एक नोट ये बना कि कभी भी अगर सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव कुछ ऐसी वर्ब आ जाए तो इनके बाद में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना लेती हैं, और उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो हमेशा पर्सनल प्रोनाउन से बन जाता है। आई से हमारा माई सेल्फ बन जाता है, यू से योर सेल्फ या योर सेल्फ बन जाता है, वी से आवर सेल्फ बन जाता है। तो अब यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ जो दिस हमने यूज़ किया है वो है डिटर्मिनर, और जो बैक्टीरिया लिखा गया वो है नाउन। ठीक है, अब बात आती है, इसको 2 तरीके से सही किया जा सकता है। या तो मैं कह दूं कि दिस बैक्टीरियम, पहला तरीका मुझे लिखना होगा दिस बैक्टीरियम। ठीक है, और दूसरा तरीका होगा मुझे लिखना होगा दीज बैक्टीरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये दोनों मुझे चॉइस में दे तो मैं कौन सा वाला सही मार्क करूँ, जो कि दोनों सही है। भाई आगे तो कैन मॉडल ऑक्सिलरी लिखा है, मॉडल ऑक्सिलरीज आर नेवर अफेक्टेड विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही के साथ भी में ही आता है, दे के साथ भी में ही आता है, तो वहाँ कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। अगर ये दोनों आ जाए तो बस यहाँ दोनों सही है, मतलब कोई सा गलत नहीं है, लेकिन ग्रेडिंग कर सकते हैं। ग्रेडिंग ये है कि अगर चॉइस में पूछ लिया और आंसर देना ही पड़े तो ये ए आंसर होगा, ये बी होगा। इसका रीज़न ये है कि जो बैक्टीरिया है वो कभी सिंगुलर नहीं होता। मतलब आप ये कह दो कि बैक्टीरिया इतना छोटी सी चीज़ है, पार्टिकल है, कि उसको 1 2 3 नहीं किया जाता, तो वो हमेशा प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है। इसलिए आपने बैक्टीरियम नहीं सुना होगा, अक्सर बैक्टीरिया ही बोला जाता है। तो वो वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप ग्रेडिंग तो कर सकते हो कि अगर दोनों है और आपसे कहा जा रहा है कि बताना ही पड़ेगा विच वन इज करेक्ट, तो आप दिस बैक्टीरिया कहना पसंद करें, दिस बैक्टीरियम ना कहें। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हमें मिल गया कि किस पार्ट में होगा, ये बी पार्ट में होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रूल हमने यहाँ सिखाया है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है WHO चीफ अनाउंसेस दैट ऑलमोस्ट ईच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज बीन अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस बट द वर्स्ट इज अबाउट टू कम। बताइए क्या आंसर होगा। देखो एक छोटा सा हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, बहुत छोटा सा। WHO चीफ अनाउंसेस, अनाउंस करते हैं व्हाट, क्या, ऑलमोस्ट ईच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ बीन अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस बट द वर्स्ट इज अबाउट टू कम। ठीक है, अब समझते हैं क्या इसमें समझना है, वो ध्यान से देखना। देखो रटौनी वाली बात ये होती है कि हम ये कह देते हैं कि जहाँ भी आपको ऑलमोस्ट दिखाई दे उसके साथ आप कभी भी ईच का यूज़ ना करें, आप हमेशा
एवरी का यूज़ करें। ठीक है, बस रट लिए, इतनी सी बात है कि भाई टीचर ने पढ़ा रखा है। ऑलमोस्ट के बाद ईच नहीं आता है, एवरी आता है, तो आंसर बी पार्ट में होगा, ईच हटा के एवरी लगाना है। ठीक, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर क्यों ऐसा होता है, भाई आपने रटा दिया, मुझे तो ऑलमोस्ट ईच भी सही लग रहा है। तो ऑलमोस्ट एवरी को कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एवरी को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो जो एवरी होता है ना, ये ऑल की बात करता है, दो तरीके से बात करते हैं। एक तो बात करता है ऑल की, कब, जब हम उसको ग्रुप में ले लेते हैं, और एक बात करता है ऑल की, लेकिन होगा कैसे, इंडिविजुअल में ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑल के दो कॉन्सेप्ट, एवरी के दो कॉन्सेप्ट हैं, तो सबके सब पूरा ग्रुप होगा या इंडिविजुअल होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, ये हमेशा सेंटेंस से पता चलता है। ठीक, कैसे पता चलता है, देखो जैसे अगर आप ये कहें कि एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट के मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस ग्रुप का हर बच्चा, मैं कह रहा हूँ एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट, या एवरी बॉय वर्क्स हार्ड, हर कोई मेहनत करता है। ठीक, या एवरी वन हैज़ टू हैंड्स, सबके दो हाथ होते हैं, तो ये इंडिविजुअलिटी नहीं है, सबके लिए। ठीक, अगर मैं ये कह दूँ सेंटेंस, एवरी बॉय हैज़ हिज ओन प्रॉब्लम्स। अब आप यहाँ देखो, एवरी बॉय हैज़ हिज ओन प्रॉब्लम्स। ठीक है, बात वही है, लेकिन यहाँ ये इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं कि एवरी बॉय हैज़ हिज ओन प्रॉब्लम, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, यानी कि सबकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे थोड़ी कहते मैंने इस लड़के की बात करी, सारे लड़कों की, लेकिन इंडिविजुअलिटी में 1 by 1 मैंने बात की है। ठीक है, तो WHO चीफ अनाउंस करते हैं दैट ऑलमोस्ट ईच कंट्री नहीं, सारी कंट्रियों की बात कर रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं 1 by 1 नहीं, सब कंट्री, तो ऑलमोस्ट के साथ में ईच नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर एवरी होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो होता है वो हमेशा ऑल की बात कर रहा होता है, तो एवरी का ऑल वाला कॉन्टेक्स्ट ऑलमोस्ट के साथ आ जाता है। समझ आ गया ऐसा क्यों करना पड़ता है। ईच जो होता है वो इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा होता है हमेशा, ईच मतलब 1 by 1 होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ऑलमोस्ट के साथ एवरी का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। The government has distributed rapid testing kits among each of the infected states। बताइए क्या आंसर होगा। गवर्नमेंट एक यूनिट है, बॉडी है, उसके पहले आर्टिकल था, बिल्कुल सही लगा है। ठीक है, हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, गवर्नमेंट यहाँ पे एज अ डूअर काम कर रही है। ठीक है, नॉन डूअर नहीं है, तो एक्टिव वॉइस बिल्कुल सही मिला है। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो रैपिड टेस्टिंग किट्स डिस्ट्रीब्यूट करी, नाउन, रैपिड टेस्टिंग एडजेक्टिव हो गया। अमंग किसके बीच में, ईच ऑफ द इन्फेक्टेड स्टेट्स, ईच के बाद ऑफ आता है, बिल्कुल सही है। नाउन प्लूरल आता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब बात आती है एरर कहाँ है फिर, भाई जब सारा सेंटेंस सही है तो एरर नहीं है, तो इसका मतलब नो एरर मार्क कर सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जैसे हम जब प्रपोजिशन की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है, अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है भाई, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन ये नाउन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होता है। अक्सर क्या होता है कि जो प्रपोजिशन होती है इसका नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब ज़्यादातर केसेस में। भाई अगर आपने कह दिया कि ही लिव्स इन अ बिग हाउस, वो एक बड़े घर में रहता है, तो इनके बाद आ बिग हाउस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और ही लिव्स इन मैनी हाउसेज, वो तो बहुत सारे घरों में रहता है, मतलब हो सकता है कि उसके पास अलग अलग घर हो। तो इनने ये थोड़ी कहा कि आपको एक ही घर लगाना है, दो ही घर लगाने, लेकिन कुछ ऐसी प्रपोजिशंस भी हैं ना जो नंबर के लिए काम करती हैं। कैसे काम करती हैं, जैसे आप याद करो, जब आप बिटवीन की बात करते हो तो बिटवीन हमेशा टू के लिए आता है, याद आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो अगर आप कहते हो कि grapes have been divided between राम, अब यहाँ तक तो गलत है ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एंड मोहन। क्लियर हुआ, तो यानी कि नंबर की भी बात करता है। क्लियर,
तो दो के लिए हम बिटवीन लगाते हैं, दो से ज़्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, दो से ज़्यादा के लिए हम लगाते हैं अमंग। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे अमंग हो या फिर बिटवीन हो, इन दोनों के बाद प्लस करके इनका ऑब्जेक्ट होगा। कन्फर्म, ये बात तो 100% ट्रू है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये हमेशा प्लूरल भी तो होगा। मानते हो नहीं मानते हो भाई? ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल भी तो होगा। तो अक्सर प्रपोजिशन का नंबर से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं है। हमें लगता है कि प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव कैसा आना चाहिए, नाउन प्रोनाउन होगा। बिल्कुल सही है। अब अगर मैं पूछूं कि अमंग प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप कह सकते हो ये सारा का सारा है। लेकिन एक बात बताओ, सारा कैसे हो जाएगा भाई? ये तो ईच प्रोनाउन है, ये इसके लिए ऑफ प्रपोजिशन जो है ये तो इसका ऑब्जेक्ट है। तो अमंग का ऑब्जेक्ट तो सिर्फ ईच बना ना ये, ठीक है। अमंग का ऑब्जेक्ट क्या, ईच बना। और ईच कैसा होता है, ईच हमेशा सिंगुलर होता है, ईच प्रोनाउन भी होता है। अगर ईच की जगह कोई एडजेक्टिव होता तो आप कह भी सकते थे कि सर ये नहीं है, ईच एक प्रोनाउन के जैसे यूज हो रखा, प्रोनाउन कैसा है, सिंगुलर, तो इसको प्लूरल करना पड़ेगा। इसको प्लूरल कैसे करें, वो करने का तरीका नहीं है कि मतलब मैं ये कह दूं अमंग ईच होगा, क्योंकि अगर मैं कुछ और लगाऊंगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं वो वन बाई वन ही काम करते हैं, चाहे वो एवरी वन है या ईच है या ईदर है, नीदर है, कुछ भी है, ठीक है। तो तरीका ये हुआ कि मुझे ऑब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है। तो अमंग के बाद में यदि मैं ईच भी हटा दूं, ऑफ भी हटा दूं, तो अमंग द इन्फेक्टेड स्टेट्स हो जाएगा। यानी कि जो ईच ऑफ है इसको हटा दो बस, और लिख दो अमंग द इन्फेक्टेड स्टेट्स। अब आप बता सकते हो कि द इसमें आर्टिकल है, इससे कोई मतलब नहीं है। इन्फेक्टेड क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। स्टेट्स क्या होगा, ये नाउन होगा। ये नाउन पहले से कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर किस पार्ट में होगा, करेक्ट आंसर आपका सी पार्ट में होगा। अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? तो ये सोचना होता है कि हम कहाँ कहाँ से चीज़ें निकाल सकते हैं और कैसे कैसे बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Delhi Chief Minister says that they have to discuss every of the possible aspects to win this fight. बताइए क्या आंसर होगा, करो भी क्वेश्चन, टेक योर टाइम और क्वेश्चन का बढ़िया सा आंसर मुझे दे, क्या आंसर होगा। Delhi Chief Minister says that they have to discuss every of the possible aspects to win this fight. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब दिल्ली चीफ मिनिस्टर सेज, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट कंजंक्शन होगा दे हैव टू डिस्कस। अब मतलब ये नरेशन है तो वो अपने लिए नहीं, पूरी पार्टी के लोगों के लिए कह रहे हैं, तो दे आ गया, ठीक है। प्रेजेंट में तो हैव बिल्कुल सही लिखा है, हैव व्हाट टू डिस्कस एवरी ऑफ द पॉसिबल एस्पेक्ट्स। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन समझना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक डिफरेंस बताओ, ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है यदि हम ग्रामर की बात करें तो, ठीक है। तो जो ईच होता है इसके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक तो ये बेटा प्रोनाउन होता है और एक ये एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। दोनों के यूजेस अलग अलग हैं। अगर आप कहते हैं कि ईच, ईच मतलब आप ऐसे समझो, आपने कहा ईच ऑफ द बॉयज़, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज़, तो आपको लिखना होगा इज़ गुड, हम ऐसे लिख लेते हैं बस, ठीक है, समझ आ गया। तो ईच यहाँ सिंगुलर होगा, किसके लिए आया, इज़ के लिए आया, ठीक है, ये वर्ब इसकी है। तो ये अगर आप देख रहे हो तो ऑफ के पहले ना, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो प्रोनाउन का होगा। और अगर आप इसको ऐसे लिख देते, मान लो आपने मिला के लिख दिया होता ईच बॉय इज़ गुड, मानो आपने ये लिखा होता ईच बॉय इज़ गुड, तो ये जो होता है ये एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर का काम कर रहा होता, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन एवरी जो होता है, इसके साथ एक बात है कि एवरी का एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो होता है क्या, वो होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है। इसीलिए आप कभी भी एवरी के साथ प्लस करके ऑफ नहीं लगा सकते, क्लियर है। क्योंकि ऑफ लगाने से इसका जो नेचर है वो प्रोनाउन का बन जाता है, और एवरी कभी प्रोनाउन होता ही नहीं है, नेवर। तो रटाने वाली बात क्या है कि कभी भी आपको एग्जाम में अगर एवरी ऑफ एक साथ दिखाई दे जाए, ठीक है, तो आप इसको देखते ही गलत कर देंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट नहीं हो सकता। तो आपने कहा कि यहाँ एवरी नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ईच ऑफ द पॉसिबल एस्पेक्ट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदर द सैलरी नॉट द वर्क एटमोसफेयर वर गुड इन दैट ऑफिस। आसान क्वेश्चन है। जब हम कहते हैं ना नीदर नॉर, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आती है, सैलरी के अकॉर्डिंग सिंगल, तो वो वर नहीं होगा, करेक्ट आंसर वॉज होगा, ठीक है। ऐसे कौन कौन से कंस्ट्रक्शंस होते हैं आप लिख सकते हो, ईदर और होगा, नीदर नॉर होगा,
नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, और होगा, और नॉर होगा। ठीक है, वर्ब किससे एग्री करती है? वर्ब एग्री करती है फर्स्ट वाले से। ओके, आप इसको वर्ब एग्री करती है, अरे सॉरी, वर्ब एग्री करती है नियरेस्ट वन से। किससे बेटा? नियरेस्ट वन से। जैसे कौन सा है ये? नीदर द सैलरी नॉट द वर्क। तो ये वर्क क्या है? वर्क एटमोसफेयर। ये नियर वाला है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? वॉज आएगा। ये करना है। तो किससे एग्री करती है? लिख लेंगे नियरेस्ट वन। नियरेस्ट वन, जो भी नियरेस्ट वन सब्जेक्ट होगा, नियरेस्ट वन नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, इट डजंट मैटर। ठीक है, उससे ही वर्ब एग्री करती है। नेक्स्ट आइए। शी वॉज अ ब्यूटीफुल बर्ड, नहीं, वॉज शी अ ब्यूटीफुल बर्ड एंड शी वुड डेफिनेटली फ्लाई इन द ओपन स्काई एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। बताइए क्या आंसर होगा? देखो, वॉज शी अ ब्यूटीफुल बर्ड, अब बड़ा सीधे सी बात है, जो हम सेंटेंस को वॉज से शुरू करते हैं तो एक तरीका समझते हैं। वॉज ही अ गुड बॉय, तो इस सेंटेंस का मतलब है, क्वेश्चन लगेगा यहाँ पे, वॉज ही अ गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का था? ठीक है, आप कह सकते हो था, नहीं था, वॉट। और अगर आप इसको ऐसे लिख दें, वर ही अ गुड बॉय, तो क्या सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? या फुल स्टॉप लगेगा। तो बेटा ये सेंटेंस सही होगा, लेकिन ये है क्या? ये सेंटेंस होगा कंडीशनल। कौन सा होगा? ये सेंटेंस होगा कंडीशनल। और ये किस में लिखा गया? ये लिखा गया आपके इनवर्जन में। किस में लिखा गया बच्चे? इनवर्जन में। तो ये सेंटेंस जो होता है ये इक्वल्स टू किस सेंटेंस के होता है? इफ ही वर अ गुड बॉय, काश वो एक अच्छा लड़का होता। ये इसके इक्वलेंट है। ठीक है, समझ गए? तो या तो सेंटेंस को वर से लिखेंगे या फिर इफ से लिखेंगे। आप ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो हमने देखा वॉज नहीं आएगा, सेम यहाँ वर होगा। पता कैसे चल गया? क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। और हमने कहा वर शी आ ब्यूटीफुल बर्ड, हम बर्ड की बात थोड़ी कर रहे हैं। वर शी आ ब्यूटीफुल बर्ड, यदि वो चिड़िया होती, यदि वो चिड़िया होती, इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन कंडीशनल सेंटेंस में लिखी जाती है। या तो ऐसे लिख दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ शी वर, ऐसे लिख सकते हो, इफ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई, डेफिनेटली फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, उसके बाद एंड एंजॉय, एंजॉय का मतलब क्या है? ये जो वुड है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये एंड से जुड़े तो दोनों को काम करेगी। कहेगी एंड वुड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस कंडीशनल है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को ब्रेक किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए। There appears a number of new faces in the hall, and I really do not know where they have come from. करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। There appears a number of new faces in the hall, and I really do not know where they have come from. ठीक है, समझो इसको। अब इसमें क्या होता है? एक होता है हमारा आ नंबर ऑफ, ठीक है, फ्रेज होती है, और एक होती है द नंबर ऑफ। अक्सर इनके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम ऐसे देखते हैं कि इनके बाद में प्लस करके नाउन कैसा आता है? वो आता है प्लूरल। और इसके साथ में वर्ब कैसी आती है? वर्ब आती है प्लूरल। ठीक है, दा के बाद में नाउन कैसा आता है? नाउन आता है प्लूरल, प्लस वर्ब कैसी आती है? वर्ब आती है सिंगल। ठीक, तो आ नंबर ऑफ के साथ में वर्ब आती है प्लूरल, दा नंबर के साथ आती है वर्ब आती है सिंगुलर। हमेशा याद रखना, कोई पूछे क्यों ऐसा होता है, तो ए का मतलब एनी होता है, इन जनरल सब की बात कर रहे होते हैं। और दा का मतलब इट्स अ डेफिनेट नंबर होगा, डेफिनेट नंबर, या फिर आप कह सकते हो डेफिनेट नंबर का मतलब दैट विल बी ए क्लास होगी। ठीक है, क्लास होगी लाइक दिस वन। ठीक है, अब अगर ऐसे सेंटेंस दिया जाए, अ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग होगा, द नंबर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग होगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में घुमा देता है,
जैसे इस सेंटेंस में हुआ है, हमने सेंटेंस को देयर से शुरू करा है। देयर क्या होता है? देयर हमारा होता है डमी प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होता है अभी? देयर होता है हमारा डमी प्रोनाउन। अब ये डमी प्रोनाउन ऐसे है कि इसका ना तो कोई नंबर होता है और ना ही इसके नंबर के हिसाब से कोई वर्ब आती है। जैसे अगर आप देयर का यूज़ देखें तो आप ऐसे तो सेंटेंस लिखते हो, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर आर मैनी, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, सही है। तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, आप जो चाहें करें। तो देयर के साथ में आप कोई भी वर्ब यहाँ लगा सकते हैं, जैसे आपने लगा के देखी है। ठीक है, तो देयर के बाद में अपीयर्स आ गया, तो इसका मतलब देयर के साथ तो कुछ आता ही नहीं है ना, अपीयर्स आता है ना, अपीयर आता है। आपका नाउन क्या है? आ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी, क्योंकि ये आ नंबर के बाद में। तो अपीयर्स नहीं आएगा, APPEAR होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वाज सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी। बताइए क्या आंसर होगा? देखो, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन, इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे। पहला कंस्ट्रक्शन है, अ बॉयज स्कूल। दूसरा कंस्ट्रक्शन है, बॉयज स्कूल। और तीसरा है, बॉयज स्कूल। आपको बताना इन तीनों में से कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो देखो, अगर करेक्ट इनकरेक्ट की बात होती है तो ये वाला बिल्कुल डेफिनेट करेक्ट है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, ये एकदम सही है। ठीक है, जैसे 100% करेक्ट है, ऐसे ही 100% इनकरेक्ट है कि जब एस के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो हिज साउंड बन जाता है, इसको यूज़ नहीं करते। ठीक, तो बॉयज स्कूल सही है नहीं। ये जो होता है ये बेटा किस में आता है? इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये हम ना गलत कह सकते हैं ना सही कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज़ होता है। मतलब यहाँ ये हो सकता है गलत हो, लेकिन इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो, समझो, इसका मतलब है एक लड़के का स्कूल और इसका मतलब है लड़कों का स्कूल। तो बात सही है कि लड़कों का स्कूल होता है, एक लड़के का स्कूल नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके पहले डिटर्मिनर लगा दें तो ये सही हो सकता है। जैसे आपने कहा, दिस इज माई बॉयज स्कूल। वैसे तो जेंडर मतलब जेंडर स्पेसिफिक होता है ना बॉयज़, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ सन के सेंस में आप यूज़ करें, दिस इज़ माई सन्स स्कूल यानी दिस इज़ माई बॉयज़ स्कूल, ये मेरे लड़के का स्कूल है। ठीक है, तो आप उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप कोई डिटर्मिनर लगा के इसकी वैल्यू को फिक्स कर दें, वरना इन जनरल लड़कों का ही स्कूल होता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाओ, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन। यदि मैं वर्कर लिख रहा हूँ तो सिंगुलर है ना, तो वर्कर की यूनियन बनी। अब यूनियन जो वर्ड है वो कभी एक वर्कर का नहीं हो सकता, ये तो मानते हो ना भाई। वर्कर्स की यूनियन होती है, वर्कर की यूनियन कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब इस वर्ड को प्लूरल लिखना होगा। आपको लिखना होगा WORKERS, पहले वर्कर्स लिखो, उसके बाद बस एपोस्ट्रॉफी लगा के यूनियन लगा दो। इसका मतलब होता है वर्कर्स यूनियन, ये ऐसे बन जाएगा। तो आंसर आपका किस पार्ट में होगा? ए पार्ट में होगा। ये आपने नाउन एंड केसेस में अक्सर पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे बच्चे आज के आपके जो 10 स्पेशल क्वेश्चंस थे। बाकी कैप्सूल कोर्सेज आपके लिए एप्लीकेशन पे लाइव हैं। कासिफ अंसारी सर का पॉलिटी 299 में है, आज ही आप खरीद सकते हैं। मेरा इंग्लिश का बेस्ट 1999 सिर्फ 999 में है, और मैथ्स भी 999 में ही है। उससे अलग आप देखें, डॉक्टर अभिषेक सिंह का इक्वल ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट है, और आर्ट एंड कल्चर भी लाइव है। तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए हैं। कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए लाइव है प्लेटफॉर्म पे, आप टेस्ट सीरीज़ भी खरीद सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बिल्कुल बेस्ड है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं आपके लिए, डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी है, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। उससे अलग बहुत से बच्चे होते हैं एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट्स में ट्रस्टेड।
हैंड रिटन नोट जो है वो टॉपर्स ने लिखे हैं अपने आइडियाज़ के हिसाब से। सीडीएस के लिए, ओटीई के लिए या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे चाहे वो इंग्लिश है, जीएस है या मैथ्स है, सबके लिए अलग अलग हैंड रिटन नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। आप इन्हें भी हमारी तरफ से यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ प्लेटफॉर्म पे डला हुआ है। डिजिटल वेंचर्स आपको लेवरेज देता है एआई स्टडी प्लानर बनाने के। स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट मिलेगा 30+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 3400+ क्वार्टी क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस। और ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है 7800099699। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। जब चाहे कॉल कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाते हैं और ये सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बाकी सब फ्री मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। हम बड़ी खुशी होती है आप लोग जुड़े हुए, लेकिन जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और ये क्लासेस आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस मिलेंगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात होगी, फॉल्स मोटिवेशन, बाकी कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ आपको बेहतर पढ़ा सकते हैं आपके बेहतर भविष्य के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।